देखो, फर्स्ट टॉपिक है हमारा एनीमिया। एनीमिया में हमें 3 तरीके से देखना है। पहला इसका डेफिनेशन देखना है कि एनीमिया होता क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया कि एनीमिया को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, फिर एनीमिया के साइन और सिम्टम्स। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, डेफिनेशन। एनीमिया रेफर टू abnormal रिडक्शन इन रेड ब्लड सेल, हीमोग्लोबिन कंटेंट, पैक्ड सेल वैल्यूम। ठीक, तो एनीमिया में क्या होता है, हमारा abnormally रिडक्शन होता है, या तो आरबीसी का नंबर कम हो जाएगा, या आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो कम हो जाएगा, या फिर उसकी पैक्ड सेल वैल्यूम जो है वो कम हो जाएगी। तो उस कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं। अब दूसरा टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। तो एनीमिया को हम 2 तरीके से क्लासीफाई करते हैं ब्रॉडली। एक होता है हमारा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जहाँ पे हम एनीमिया को उसके शेप साइज के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं। दूसरा होता है हमारा ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक, तो सबसे पहले हम मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया देखते हैं। तो इसमें आता है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक, मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एंड नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। 4 टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं हमारे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। 4 टाइप के होते हैं हमारे एनीमिया। फर्स्ट ऑफ देखते हैं माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। तो देखो, माइक्रोसिटिक्स नाम से ही पता चल रहा है कि आरबीसी की साइज क्या होगी, इसमें छोटी होगी। हाइपोक्रोमिक मतलब वहाँ पे वो पिगमेंटेड कम होगा। कम पिगमेंटेशन क्यों होगा, क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन का कंटेंट कम होगा। तो हीमोग्लोबिन कंटेंट क्या होगा, कम होगा। अब आरबीसी की काउंट जो होती है, हर जितने भी टाइप के एनीमिया होते हैं सब में आरबीसी की काउंट हमारी घट ही जाती है ओवरऑल। ठीक, तो आरबीसी की काउंट तो रिड्यूस ही रहेगी। इसका एटियोलॉजिकल एग्जाम्पल क्या होता है इस टाइप के एनीमिया का, तो वो होता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में आरबीसी कैसी हो जाती है, माइक्रोसिटिक और हाइपोक्रोमिक। ठीक, फिर दूसरा हम बात करते हैं हम मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। पहले नाम से पता चल रहा है मैक्रोसिटिक यानी कि आरबीसी की साइज हमारी क्या होगी, बढ़ जाएगी। नॉर्मोक्रोमिक यानी कि पिगमेंटेशन नॉर्मल है, यानी हीमोग्लोबिन कंटेंट क्या है, हमारा नॉर्मल है। आरबीसी सब में रिड्यूस हो रही है। इसका ईटियोलॉजिकल एग्जाम्पल क्या होता है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, जो विटामिन B12 की कमी से होता है। फिर मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। मैक्रोसिटिक यानी आरबीसी की साइज बड़ी होगी, हाइपोक्रोमिक यानी कि हीमोग्लोबिन कंटेंट कम होगा, आरबीसी का नंबर रिड्यूस रहेगा। इसका ईटियोलॉजिकल एग्जाम्पल क्या होता है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। फिर नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। ठीक, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। नॉर्मो मतलब क्या है, आरबीसी की साइज नॉर्मल। नॉर्मोक्रोमिक यानी कि पिगमेंटेशन भी नॉर्मल है, यानी हीमोग्लोबिन का कंटेंट भी नॉर्मल है। इसमें सिर्फ क्या हुआ, हमारा आरबीसी की काउंट घट गई। तो इसका ईटियोलॉजिकल एग्जाम्पल क्या होता है, हेमरेजिक एनीमिया। जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर कहीं हमारी बॉडी से बहुत अमाउंट में ब्लड लॉस हो गया, तो आरबीसी के नंबर कम होने के कारण हमारी एनीमिया हो रहा है, बाकी की आरबीसी की शेप साइज सब नॉर्मल है। तो ये तो हमारा हो गया मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया देखते हैं। ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया हमारी ए प्लास्टिक एनीमिया होती है। ए प्लास्टिक एनीमिया ये जहाँ पे आरबीसी का प्रोडक्शन ही कम हो रहा है। फिर न्यूट्रिशनल एनीमिया, जहाँ पे हमारी न्यूट्रेंट की कमी से जो है, जैसे आयरन, विटामिन, इन सब की कमी से हमारे आरबीसी का इन सब की कमी से हमारा जो है वो एनीमिया हो रहा है। हीमोलिटिक एनीमिया, जहाँ पे आरबीसी की लाइसिस ज़्यादा हो रही है, आरबीसी का ब्रेकडाउन ज़्यादा हो रहा है, इस कारण से हमें एनीमिया हो रहा है। और चौथा होता है हेमरेजिक एनीमिया। हेमरेजिक एनीमिया हमारी क्या हो रही है, कोई हेमरेज हो गया, कुछ चोट लग गई, इसके कारण हमारी बॉडी से ब्लड का लॉस हो गया, तो उस कारण से जो एनीमिया होता है वो हमारा हेमरेजिक एनीमिया होता है। तो ये ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया हो गया। अब इसे डिटेल में देखते हैं। देखो, ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया में सबसे पहले हम ए प्लास्टिक एनीमिया देखते हैं। ए प्लास्टिक एनीमिया। ए प्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि आरबीसी का प्रोडक्शन ही कम हो जाता है हमारा बोन मैरो के अंदर। ठीक, बोन मैरो के अंदर हमारा आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा हमारा ए प्लास्टिक एनीमिया का, एनीमिया ड्यू टू डिक्रीज इन आरबीसी। आरबीसी का ड्यू टू डिक्रीज प्रोडक्शन इन आरबीसी, आरबीसी के प्रोडक्शन कम होने के कारण जो हमारा एनीमिया हो रहा है वो हमारा ए प्लास्टिक एनीमिया है। ईटियोलॉजिकली देखें तो ऐसा होता क्यों है, तो जो रेड बोन मैरो होती है वो रिड्यूस या रिप्लेस कर दिया जाता है फैटी टिश्यू के द्वारा बोन में। या फिर क्या होता है हमारा,
ये कंडीशन कब आती है? ये कंडीशन आती है जब हमारा रिपीटेड हमारा एक्सपोजर होता है एक्सरे से, गामा रे से, या फिर कोई हमें बैक्टीरियल टॉक्सिक्स हो गया है, या फिर हमें जो है वो कॉमन से, ये कॉमन होता है हमारे टीबी के केस में, या हमारी जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जैसे HIV, ठीक, इन सब केस में क्या होता है हमारा ये एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है कि ये होता कैसे है? तो मान लो कोई रेडिएशन से, एक्सरे, गामा रे, या कोई ड्रग्स है, क्यूनॉन हो गया, ठीक है, या बैक्टीरियल टॉक्सिन्स हो गया, रेडियम वगैरह, या वायरस है, तो इन सब से क्या होगा कि हमारा बोन मैरो जो है वो कम हो जाएगा। बोन मैरो खराब कम होगा तो उसमें स्टीम सेल्स का नंबर कम होगा, और हमें पता है स्टीम सेल से ही RBC, WBC सारी चीज़ें बनती हैं। तो ब्लड सेल्स जो है वो उनका प्रोडक्शन, अगर स्टीम सेल्स कम हो तो ब्लड सेल का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो यहाँ पे RBC का नंबर घटता है तो इसे हम एनीमिया कहते हैं, WBC का नंबर घटेगा तो इसे ल्यूकोपीनिया कहते हैं, और प्लेटलेट्स का नंबर अगर घटेगा तो इसे थ्रोम्बोसाइटोपीनिया कहते हैं। ठीक, अब इन सबको मिला के ओवरऑल हम क्या कहते हैं? पैनसाइटोपीनिया। ठीक है, ए प्लास्टिक एनीमिया होगा तो सिर्फ RBC का काउंट नहीं घटेगा, RBC, WBC, प्लेटलेट्स सबका काउंट घटेगा, तो उसे पैनसाइटोपीनिया कहते हैं। क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या होते हैं तो भी हम देखते हैं। सारे के सारे जो एनीमिया होते हैं उन सबकी क्लिनिकल फीचर तो एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि सब में ही जो होते हैं वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट की कमी आएगी वही। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है, हमें पता कैसे लगता है? तो हमारी बॉडी के अंदर हम देख लेते हैं कि अगर ब्लड में RBC का काउंट कम हो जाता है, या बोन मैरो जो होता है वो सिर्फ फाइब्रस टिश्यू जो होता है वो रिप्लेस कर देता है, तो बोन मैरो की जगह हमारा फाइब्रस टिश्यू आ जाता है। ट्रीटमेंट क्या होता है इसका? तो पहले तो कॉज को ट्रीट करो जिसके कारण हमारा हो रहा है। जैसे अगर TB है तो TB को ट्रीटमेंट उसका अच्छे से लो, कोई वायरल इन्फेक्शन है तो उसका ट्रीटमेंट अच्छे से लो, एक्सरे, गामा रे से एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है तो उसे कम करो। इसके अलावा जो होता है वो हमारा होता है ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना। ऑब्वियस सी बात है कि हमारा ब्लड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है बॉडी के अंदर, अगर ब्लड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो हमें बाहर से ब्लड लेना पड़ेगा, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराओ, या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कराओ। तो ये हमारा क्या हो गया? एप्लास्टिक एनीमिया हो गया पूरा। अब हम देखते हैं न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी एनीमिया। न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है कि RBC का फॉर्मेशन कम होता है ड्यू टू न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी। इसमें दो आते हैं, एक आता है हमारा आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, और एक आता है हमारा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में RBC का प्रोडक्शन फॉर्मेशन कम होता है क्योंकि आयरन डिफिशिएंट होता है। डिक्रीज, ये इसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं? तो आयरन का इंटेक कम हो रहा है बॉडी के अंदर, या आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, या तो बॉडी के अंदर आयरन की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है तो वो RBC के फॉर्मेशन में ना यूज़ होकर दूसरे कामों में यूज़ हो जा रहा है। तो ये इसके कॉज हो गए। इसकी हम पैथोजेनेसिस देखते हैं। तो आयरन इंटेक, देखो सबसे पहले या तो हमने फूड में आयरन की कमी कर दी, या आयरन का एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में हो नहीं रहा है, या हमारी बॉडी में आयरन का डिमांड बढ़ गया। इन सब केस में क्या होता है कि सीरम के अंदर आयरन की कमी हो जाती है। अब जैसे ही सीरम के अंदर आयरन की कमी होती है तो इसके कारण क्या होता है, हमें पता है कि हीमोग्लोबिन के अंदर हमारा क्या मेन कंपोनेंट होता है? हीम होता है, और हीम को सिंथेसिस करने में आयरन चाहिए होता है। तो अगर आयरन नहीं होगा तो हीम का सिंथेसिस नहीं होगा, हीम का सिंथेसिस नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनता, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है? साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन भी अच्छे से नहीं होता है, डिफेक्टिव साइटोप्लाज्म फॉर्मेशन होता है, तो दोनों डिक्रीज हो जाता है, हीमोसाइटोब्लास्ट पूरा घट जाता है। इसके कारण RBC कम हो जाता है और एनीमिया हो जाता है। देखो इसकी अगर हम देखें, इसका वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो इसमें क्या होगा? एक तो RBC का काउंट घटेगा, ठीक। इसके अलावा इसके अंदर रेड ब्लड सेल कैसी होती है? माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक, क्योंकि देखो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है इसलिए RBC कैसे दिखेगी? हमें हाइपोक्रोमिक, कम पिगमेंटेड दिखेगी। और यहाँ पे क्या हो रहा है? साइटोप्लाज्म का भी फॉर्मेशन नहीं हो रहा है अच्छे से, डिफेक्ट इन साइटोप्लाज्म फॉर्मेशन, इसके कारण वो कैसी हो जाएगी? माइक्रोसिटिक, ठीक। तो ये हो, इसके अलावा इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? कॉज को ट्रीट करो, यानी कि आयरन का इंटेक बढ़ाओ, या फिर उसके एब्जॉर्प्शन के लिए कुछ करो अगर जो भी है। एक दूसरा होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन और आयरन सप्लीमेंट लो। तो ये हमारा क्या हुआ? आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसके कॉज क्या क्या होते हैं, किस कारण से होता है,
इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है कि ये किस कारण से यहाँ पे डेवलप होता है, और फिर उसके बाद इसका इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। अब हम देखते हैं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, डिक्रीज आरबीसी फॉर्मेशन ड्यू टू विटामिन बी 12 डिफिशियंसी। ठीक, विटामिन बी 12 की कमी से आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, वो हमारा क्या होता है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। अब इसकी कॉज क्या देखते हैं, सेम होता है, या तो आरबीसी हमने इनटेक विटामिन बी 12 का इनटेक कम किया है, या फिर हम विटामिन बी 12 का इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, या विटामिन बी 12 का डिमांड बढ़ गया है। इसके अलावा क्या होता है कि हमें पता है कि स्टमक होता है, स्टमक में गैस्ट्रिक मिकोसा जो होती है वो रिलीज़ करती है एक स्पेशल तरह का फैक्टर जिसे हम इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। ये इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है ये नेसेसरी होता है विटामिन बी 12 की एब्जॉर्प्शन के लिए। तो अगर गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर जो है वो इंट्रिंसिक फैक्टर का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो इसके कारण जो होती है वो विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाता है, और इसे हम क्या कहते हैं, पर्नीशियस एनीमिया। इसके अलावा डिक्रीज इनटेक, अब देखो इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है, तो विटामिन बी 12 का इनटेक हमने कम किया, या फॉलिक एसिड रिच फूड हमने कम लिया, इससे क्या होता है, या इनका जो लॉस है विटामिन बी 12 का वो ज़्यादा बढ़ गया है, डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, उन केसेस में क्या होता है कि डिक्रीज सीरम विटामिन बी 12, सीरम के अंदर विटामिन बी 12 का अमाउंट कम हो जाएगा। डिक्रीज डीएनए सिंथेसिस इन इरेथ्रोब्लास्ट, तो जो इरेथ्रोब्लास्ट है हमारा, जो आरबीसी फॉर्मिंग सेल्स होती हैं, उनके अंदर क्या होगा, डीएनए का सिंथेसिस जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, इससे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कम हो जाएगा, डिफेक्ट इन न्यूक्लियर मैच्योराइजेशन भी नहीं होगा। इसके कारण क्या होता है, हमारा मेगैलोब्लास्ट बनता है एंड डिक्रीज्ड आरबीसी। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मेगैलोब्लास्ट यानी कि काफ़ी बड़ी साइज़ की हमारी आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, और उसका अमाउंट भी, आरबीसी का अमाउंट भी कम हो जाता है। इसके कारण हमारी क्या होती है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। इसी कारण से हम इसे मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। तो इसकी अगर हम देखें तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, एक तो आरबीसी का काउंट कम हो रहा है, मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक हो रहा है, कि एक तो हीमोग्लोबिन का एक, ये देखो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया जो होती है वो मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक भी हो सकती है, मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक भी हो सकती है। ठीक, तो इसमें हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन डिफेक्टेड भी हो सकता है, नहीं भी, बट हाँ यहाँ पे आरबीसी का साइज जो होता है वो बड़ा हो जाता है क्योंकि डीएनए का सिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो पाता है। ट्रीट क्या होती है इसकी, हमें कॉज को ट्रीट करो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करो, विटामिन बी 12 सप्लीमेंट दो। ठीक, तो ये हमारा क्या हुआ, ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया। पहला हमारा ए प्लास्टिक एनीमिया का, दूसरा हमारा न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट एनीमिया, जिसमें हमने आयरन डिफिशियंसी एनीमिया देख ली और मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया देखी। अब देखते हैं हम हीमोलिटिक एनीमिया और हेमरेजिक एनीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे आरबीसी का जो लाइसिस होता है वो बढ़ जाता है। ठीक, तो डिफिनेशन क्या होगा, एनीमिया ड्यू टू एक्सेसिव लाइसिस ऑफ आरबीसी, आरबीसी की एक्सेसिव लाइसिस या उसकी एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन, टूटने के कारण जो हमारी एनीमिया होती है वो होती है हीमोलिटिक एनीमिया। इसका ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, केमिकल पॉइजनिंग बाय इंक्रीज सब्सटेंस लाइक कोल टार, इन्फेक्शन लाइक मलेरिया, डैमेज आरबीसी, डिस्ट्रक्शन आरबीसी बाय फॉर्मेशन ऑफ abnormal हीमोग्लोबिन एस, सिकल सेल एनीमिया। ठीक, तो इसकी कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, ईटियोलॉजिकल क्या क्या हो सकती है, तो या तो यहाँ पे केमिकल पॉइजनिंग हो गई किसी सब्सटेंस, जैसे लेड पॉइजनिंग हो गई, कोल पॉइजनिंग हो गई, या टार ऑयल पॉइजनिंग हो गई। दूसरा, कई सारे इन्फेक्शंस होते हैं जैसे मलेरिया, इन सब केसेस में भी आरबीसी जो होती है वो टूट जाती है, आरबीसी की लाइसिस होती है। तीसरा, या तो हमें यहाँ पे अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन एस बन रहा है जिसके कारण सिकल सेल एनीमिया होता है, तो यहाँ पे भी क्या होता है, आरबीसी डिस्ट्रक्ट ही हो जाती है, जल्दी जल्दी टूट जाती है। पैथोजेनेसिस क्या होता है, नॉर्मल प्रोडक्शन होता है आरबीसी का, ये आरबीसी का प्रोडक्शन में कोई दिक्कत नहीं आती है, ये इंटर करता है सर्कुलेशन में। ठीक है, सर्कुलेशन में इंटर करने के बाद जो है वो आरबीसी के स्ट्रक्चर में डिफेक्ट आता है, जैसे मलेरिया केस में कि नॉर्मल आरबीसी है सर्कुलेट कर रही है, वहाँ पे हमारा प्रोटोजोन्स है वो आरबीसी के अंदर घुसे उसका डिस्ट्रक्शन कर दिया, या कोई लेड वगैरह आया और वो आरबीसी के अंदर चला गया उसका डिस्ट्रक्शन कर दिया, तो वो आरबीसी का स्ट्रक्चर डिफेक्ट हो गया।
इसके कारण क्या होता है, आरबीसी की लाइसिस हो जाती है, आरबीसी ब्रेक डाउन हो जाता है। आरबीसी ब्रेक डाउन हुआ, आरबीसी का काउंट कम हुआ और उससे हमें एनीमिया हुआ। तो ये हुआ हमारा हीमोलिटिक एनीमिया, इसका डिफिनीशन, इसके कॉज, इसके पैथोजेनेसिस। और ट्रीटमेंट सेम है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराओ या फिर कॉज को ट्रीट करो या फिर हमारा उसका सप्लीमेंट, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक। उसके बाद हेमरेजिक एनीमिया। हेमरेजिक एनीमिया नाम से पता चल रहा है कि इंक्रीज ब्लड लॉस, ठीक। यहाँ पे ब्लड लॉस जो है वो हमारा बढ़ जाता है, एनीमिया ड्यू टू एक्सेसिव ब्लड लॉस, ठीक। अब हेमरेजिक एनीमिया दो तरह के होते हैं, एक एक्यूट हेमरेज होता है और एक हमारा क्रॉनिक हेमरेज होता है। एक्यूट हेमरेज जो अचानक से हो जाता है, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया हमारा, जो कुछ समय के लिए एनीमिया होता है, या फिर हमें हीमोफीलिया हो गया या एक्सेसिव यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है, तो इस केस में हमारा क्या होता है, टोटल रेड ब्लड साउंड काउंट कम हो जाता है, ठीक। बट रिप्लेसमेंट ऑफ आरबीसी जो होती है कुछ समय बाद ही, कुछ समय तक ही रहता है, उसके बाद जो होती है वो आरबीसी का रिप्लेसमेंट हो जाता है, काउंट नॉर्मल हो जाती है। अगर वो जैसे कि एक्सीडेंट हो गया या सर्जरी हो गई तो कुछ समय बाद जो है वो बॉडी कंपनसेट कर लेती है, फिर से नॉर्मल हो जाता है एनीमिया। पर कुछ क्रोनिक हैमरेज होते हैं, जैसे कि कंटिन्यूअस लॉस ऑफ ब्लड एज इन हुक वॉर्म इन्वेस्टिगेशन, अ लॉट ऑफ आयरन इज लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो क्रोनिक हैमरेज हो रहा है, जैसे कि मान लो कोई क्रोनिक ब्लीडिंग हो रही है हमारी बॉडी में, या फिर हुकवॉर्म जो होता है इन्फेस्टिगेशन हो गया, कारण हमारी आयरन का बॉडी से काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। उसके बाद नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी हुआ, सर्कुलेशन में इंटर किया, कोई ट्रॉमा या सर्जरी हुई, इसके कारण ब्लड लॉस हुआ इंक्लूडिंग आरबीसी, आरबीसी का काउंट कम हुआ, एनीमिया हो गया, ठीक। तो ये हमारा चारों तरह की ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया हो गया। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं हम। तो क्लिनिकल फीचर ऑफ कॉमन टू ऑल एनीमिया, जितने भी एनीमिया होते हैं उन सबका क्लिनिकल फीचर कॉमन होता है। स्किन की अगर मैं बात करूँ तो स्किन बिकम पेल, द पेलनेस इज मोर कॉन्स्टेंट इन बकल एंड फेरेंजियल म्यूकस मेम्ब्रेन, कंजक्टाइवा, लिप, ईयर लोब, पाम एंड नेल बेड्स, ठीक है। तो स्किन कैसी हो जाती है, एकदम पेल हो जाती है, ठीक है। स्किन में जो रेडनेस होती है वो हमारी आरबीसी के कारण ही होती है, आरबीसी कम हो जाएगी तो स्किन कैसी हो जाएगी, पेल। ये हमें जनरली कहाँ देखने को मिलता है, बकल रीजन में, फेरेंजियल म्यूकस मेम्ब्रेन में, हमारी आँखों में कंजक्टाइवा में, लिप्स में देखने को मिलता है, लिप्स एकदम नेक्रोसिस टाइप की हो जाती है, एकदम पेल हो जाती है। ईयर लोब्स जो होते हैं वो जनरली रेड होते हैं तो वो एकदम पेल हो जाते हैं, पाम, और इसके अलावा हमारी नेल बेड्स में। फिर दूसरा है हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या होता है कि बॉडी के अंदर ब्लड कम है और पूरे बॉडी पार्ट में हमें ब्लड को पहुंचाना है, तो इससे क्या होता है, हमारा हार्ट रेट जो होता है वो बढ़ जाता है, कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है हमारा कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। एंड कार्डियक मर्मर जो होता है इसमें हमें कॉमनली देखने को मिलता है, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में क्या होता है, रेस्पायरेटरी रेट जो होती है और फोर्स ऑफ रेस्पायरेशन इंक्रीज कर जाता है, पर्सन जो होता है वो ब्रेथलेसनेस फील करता है, ठीक, क्योंकि आरबीसी का अमाउंट कम है, तो ऑक्सीजन जो होता है उसका क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन भी कम होगा क्योंकि कम आरबीसी से बाइंड करेगा, तो लगातार बॉडी के हर एक पार्ट में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम को दोगुना काम करना पड़ता है, इसलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम काफ़ी तेज़ हो जाती है, तो पर्सन को ब्रेथनेसनेस फील होता है। डाइजेशन की बात करते हैं तो एनोरेक्सिया होता है, नोज़िया होता है पर्सन को, वॉमिटिंग फील होती है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो ये जो होता है वो बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है इन केस ऑफ सीवियर एनीमिया। किडनी की बात करते हैं तो रीनल फंक्शन भी हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, देयर में भी ओलिगो एनोरिया या फिर एमेनोरिया होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होती ही नहीं है कुछ समय के लिए, या फिर होती है तो कुछ समय बाद होती है। इन एडिशन सम क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, जैसे कि हमारी एप्लास्टिक एनीमिया में इन्फेक्शन और ब्लीडिंग होती है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में हमारे ब्रिटल नेल हो जाते हैं, स्पून शेप नेल होते हैं, ब्रिटल हेयर हो जाते हैं, और ट्रॉफी होते ही पेपिला ऑफ टंग एंड डिस्फेजिया हो जाता है। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जैसे कि एपेरेस्थेशिया, प्रोग्रेसिव वीकनेस, एटेक्सिया होता है। हीमोलिटिक एनीमिया में जनरली हमें जॉइंटिस देखने को मिलती है। इन्वेस्टिगेशन सेम होता है हमारा,
ट्रीटमेंट भी, कॉज को ट्रीटमेंट करो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करो।